जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और माननीय विधायक कुरांव के राजमणि कोल जी, और ये कुरांव क्षेत्र जो है प्रयागराज का, और मैं कहूँ तो दूर दराज का इलाका है दक्षिणांचल इलाका। जी। और विधायक जी, आपका प्रयागराज जन जागरण में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपको। जी। आज जो ये सवाल हैं, ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये कुरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के सवाल हैं। और विधायक जी से तमाम वो मुद्दे, विधायक जी के बचपन की बात, विधायक जी कैसे बीजेपी ज्वाइन किए, विधायक जी को बीजेपी ने कैसे कंसीडर किया, ये तमाम सारी बातें, विकास का मुद्दा क्या है विधायक जी का पिछले 2 पंचवर्षीय से विधायक जी यहाँ कार्यरत हैं और जनता की सेवा में हैं। जातीय समीकरण को कैसे साधते हैं, और जो कुरांव है, तमाम जो समस्याएं, चाहे सड़क की हो, चाहे जो भी समस्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं, जो जनता है वो जानना चाहती है, क्या आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए या आपका बचपन, सर आप बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे सर। मेरा इतिहास बहुत टेढ़ा मेढ़ा है जी और मैं 1980 में किसी तरह से गरीबी होते हुए मैंने इंटर किया और फिर बीए किया। जी इंटर करने के बाद जी संयोग से मेरी मुलाकात डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा के 3 नेताओं में गिनती होती थी, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे धरोहर से हमारी मुलाकात हुई। जी और मैं उन्हीं के संरक्षण में रह करके सबसे पहले मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया, जी। संघ जाना शुरू किया। आरएसएस के विद्यालय में मैं आचार्य रहा। सरस्वती शिशु मंदिर में? सरस्वती शिशु मंदिर भारतगंज में एक एकलव्य विद्या मंदिर करके था। अच्छा, भारतगंज में? भारतगंज में अच्छा मैं वहाँ पढ़ाता था। अच्छा। और वहीं से मैंने धोती कुर्ता पहनना शुरू किया, पैंट पहनना शुरू किया, शाखा में जाना शुरू किया। अच्छा। ये मेरा स्टार्टिंग समय था। अच्छा। और फिर मैंने 80 में ही नैनी में महवा में जो है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एक वर्ग लगा हुआ था। अच्छा। प्रथम शिक्षा वर्ग जिसको कहते जी हैं, जी आईटीसी। जी उसको मैंने आईटीसी किया, फिर धीरे धीरे करके ओटीसी किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जी थर्ड ईयर नहीं कर पाया था। जी तो वहीं से मैं जो है जी। डॉक्टर जोशी के उसमें आया। फिर डॉक्टर जोशी इलाहाबाद से चुनाव लड़ना शुरू किया। अच्छा। तो हम लोग उनके पर्सनल कार्यकर्ता बन करके, और भाजपा ज्वाइन हुआ उस समय जी। हमारा। अब बहरहाल पद मुझे कोई नहीं मिला था, जी। लेकिन मैं भाजपा का एक सिपाही बन करके, कार्यकर्ता बन करके काम करता रहा। डॉक्टर जोशी के प्रचार प्रसार में जी। लगे रहे जी। और इसी तरह से मेरा समय चलता रहा। जी। बाद में फिर इधर 2007 में मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का जी। प्रयाग जिले का जिलाध्यक्ष बना। अच्छा। उसके बाद फिर राजनीति में मैं 2012 में जी मैं भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का जिला मंत्री बना। जी तब वो यहाँ पर रामरक्षा द्विवेदी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। गंगा पार, जमुना पार और महानगर, जी। ये तीनों एक जनपद होता था। जी उस समय मैं जिला मंत्री था जी। जमुना पार का। वहीं से मेरे राजनीति का उदय होता है। अच्छा। और फिर वो जो जिले की बॉडी थी, वो सारी सपोर्ट किया मुझको। अच्छा। और मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना किया, चारों विधानसभाओं में जाना हुआ। अच्छा। और खासतौर से अपने कोल समाज के बीच में जाना शुरू किया, जी। ब्राह्मण समाज के बीच में, हर वर्ग में मैं जाना शुरू किया। जी और धीरे धीरे करके 2014 से जी लोकसभा का जब चुनाव हुआ, जी। चुनाव के बाद से ही ये शोहरत होने लगी जी कि यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी कहना शुरू किए जी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव तब तक नहीं जीत पाएगी जब तक कोल कैंडिडेट नहीं देगी। और बिल्कुल। कोल कैंडिडेट उनके यहाँ एक अच्छा सिपाही है, एक अच्छा कार्यकर्ता है, स्वावलंबी है, जी। और एक शिक्षक समाज से आए हैं। जी जी। मेरा इंटर कॉलेज बेच में छूट गया था, इंटर कॉलेज भी है, हाँ हाँ। मैं उसमें प्राचार्य था। जी और आज इंटर की मान्यता प्राप्त है। तो वो लोग कहना शुरू किए वो मास्टर हैं, जी और वो ऐसा व्यक्ति आज तक कुरांव में पढ़ा लिखा विधायक नहीं हुआ। जी और जनता पूरी चाहती है, जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग सपोर्ट करते थे जी। कि भाजपा वालों को अगर सीट जीतना है तो राजमणि कोल को टिकट दे दिए। 2017 में 100% जीत जाएगी सीट। जी और धीरे धीरे करके यह बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची और 2017 में हमको सबके आशीर्वाद से टिकट भी मिला। जी। और मैंने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर जीत करके मैं आया। पहली बार भाजपा जीती, वो भी ऐतिहासिक जीत हासिल की गई, जी। और मैं 67,000 वोटों से यहाँ पर लीड किया। अच्छा। तो जितने में 67,000, 68,000, 60,000 में पहले जीत और हार होती जी। थी, उतनी वोटों से मेरी लीडिंग हुई। जी तो इस तरह से मेरी राजनीति में बढ़ना शुरू हुआ। फिर डॉक्टर ये
केशव मौर्य जी हमारे जनपद के नेता रहे हैं, उनसे भी बीच में संपर्क चलता रहा। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब भी हम लोग जिले का काम देखते रहे। तो संगठन और इधर सरकार दोनों में मेरा प्रतिभाग 2017 से शुरू हुआ। उसके पहले संगठन था, इसके बाद फिर मैं राजनीति में आ गया, पूर्ण रूप से सरकार के साथ हो गया, विधायक बन गया। और दूसरी बार भी मुझे मौका मिला, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन सत्य की विजय हमेशा होती है। और 2022 में भी मुझे वह विजय हासिल करते हुए टिकट मिला। और दोबारा भी मैंने 27,000 वोटों से लीड किया। क्योंकि जो र्यूमर फैला गया था कि यहाँ के जनता नहीं चाहती है कि राजमण को दोबारा टिकट मिले, ऐसा कुछ सुनने लोगों के कहना था। फेसबुक वाले जो नेता हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने कहा। लेकिन आम जनता चाहती थी कि ऐसा विधायक कोई नहीं होगा जो सबका सम्मान, जब से नहीं 2017 से 22 के बीच में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी के ऊपर यहाँ पर SC ST लगा हो। इसके पहले तमाम SC ST हुआ करते थे, लोगों को डर यही था। यहाँ ब्राह्मण पटेल में लड़ाना, कुशवाहा पटेल में लड़ाना, कोल ब्राह्मण में लड़ाना, जातीय जो लड़ाइयाँ होती थी वो जाकर के 2017 से रुक गई। बिल्कुल। और लोगों को अच्छा लगा कि कम से कम एक अच्छा व्यक्तित्व मिला है जो बीच में समाजों के बीच में सामंजस्य बना करके चल रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, ये लोगों को अच्छा लगा। 2022 में भी मुझे टिकट मिला और मैं फिर 27,000 वोटों से लीड करके आया। जी बिल्कुल सर, ये सवाल मेरा करने से पहले आपने जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि आप जातीय समीकरण को कैसे जो है अपने आप जो सामंजस्य जो आपने बोला। देखिए, जातीय समीकरण 2017 तक तो मेरा ठीक नहीं था जी। जो सही है उसको बताने में गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। अदर लोगों की वोट मेरे साथ 2017 में पर्याप्त मात्रा में थी जी। लेकिन अपनी बिरादरी का जो बड़ा नेता था, वो सब लोग जानते थे कि यहाँ के नेता हैं, वो कोलों के नेता है, उन्हीं को नेता मानती है कोल बिरादरी। 2017 तक वो उनके साथ रही, फिर भी वो जीत नहीं पाए। 2017 के बाद मैंने समीकरण बैठाना शुरू किया और जो पंचायत का, इसके पहले वाला जो पंचायत का चुनाव हुआ, तो हमारा एक मुद्दा है कोल समाज का कि कोल उत्तर प्रदेश का जनजाति में नहीं है जी। और इनको जनजाति में होना आवश्यक है जी। इसी प्रपोजल को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गया और वहाँ पर बैठकर चर्चा हुई, बात हुई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि विधायक जी ऐसा काम करो, ये पंचायत का चुनाव आने वाला है, ऐसा कोई त्वरित लाभ अपने बिरादरी को दिलाओ ताकि उनको लाभ मिल सके जी। मेरे बात एक संज्ञान में था कि सपा वालों ने जो 2011 में एक सर्वे कराया था, उस सर्वे रिपोर्ट में मैंने देखा था, जो सूची आई थी PM आवास की, वो PM आवास में हमारे बिरादरी कोल समाज के लोग काफ़ी मात्रा में छूट गए थे, किसी का नाम नहीं था ज़्यादा। तो एक गांव में 2, 4, 5 ऐसे करके थे। मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों नहीं इसका फ़ायदा लिया जाए। बिल्कुल। मैंने कहा माननीय जी आप एक काम कर दीजिए, जब माननीय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी शीर्ष नेता थे, उन्होंने कोलों को आगे बढ़ाने के लिए एक तराई निगम बनाई थी। निगम के माध्यम से उनको जो है 50% सब्सिडी पर उनको लोन देकर के व्यवसाय करना, धंधा करना, गोपालन और पशुपालन, भैंस पालन, तमाम तरह की योजनाएं दे करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए स्पेशल दिया था जी सर। आप उसी तर्ज पर ये काम हम चाहेंगे कि यहाँ कोल आवास से छूट गए हैं, प्रधानमंत्री आवास से जी, तो आप कोल CM आवास के नाम से योजना लागू कर दीजिए। अच्छा। तो उससे कोल बिरादरी को ही मिलेगा। जैसे मुसहर सरकार हमारी जब आई 2017 में, तो पहली प्राथमिकता दिया मुसहर और मनटांगिया, अच्छा, जो खाना बदोश की ज़िंदगी जीते थे, ऐसे लोगों को घर दे करके उनको अस्थायी बसेरा बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ हुआ जी। मैंने कहा उसी तर्ज पर इनको भी अब तो कुछ कहीं कहीं रहना शुरू कर दिए, नहीं तो 10 महीने यहाँ तो 20 महीने वहाँ, 1 साल वहाँ 2 साल वहाँ, इस तरह करके कोल बिरादरी भी रहती थी। बहरहाल इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा और कहा कि इसको मैं कोल मुख्यमंत्री आवास के नाम से योजना जारी कर दे रहा हूँ। 15 दिन के अंदर ये योजना लागू हो गई। सभी BDOs को सूचित कर दिया गया। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बता दिया, जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, हमारे बिरादरी के जो छोटे मोटे नेता थे, अन्य दल में भी काम करने वालों को मैंने कहा अपने बिरादरी के नेताओं से कि अब कोल छूटने न पाए, सबका नाम भिजवा दो। बिल्कुल। अब आप समझिए कि ऑफलाइन था, हाँ। सीधे जितनी सूची बन करके गई उतनी सूची जिले में गई, प्रदेश में गई, स्वीकृत होकर के आ गया और 2 महीने बाद प्रत्येक गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा कोल मुख्यमंत्री आवास बन करके तैयार हो गए। तब कोलों को लगा
कि विधायक जी केवल ब्राह्मण के नेता नहीं है, वो कोलों के नेता है। मुझे तो ब्राह्मणों का नेता बताया गया था जी। लेकिन 2022 के पहले ये जब हमने लागू कराया, मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू किया, तब विश्वास जगा कि नहीं, राजमणि जी अपने बिरादरी के हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, इनसे हम लोगों को विकास भी मिलेगा और लड़ाई झगड़ा जो हम लोगों से लड़ाया जाता था वो नहीं लड़ाई करा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका विश्वास आया। 2022 में मेरे साथ 80% कोल बिरादरी के लोगों ने वोटिंग किया जी। तो जो हजार लोग इकट्ठा होते थे लाठी लेकर, इधर से कुछ उधर से, और लाठी पत्थर डंडा चलते थे, आप उसी की समाप्ति की बात कर रहे हैं? वो उसको समाप्त किया जी। तो सर ये बताइए, आप तमाम जातियों की और सामाजिक सामंजस्य की बात की, और अभी भी तमाम लोगों से मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, तो कुछ ब्राह्मण लोग नाराज रहते हैं, कुछ पटेल लोग, कुछ कुशवाहा लोग, कुछ यादव लोग, कुछ पाल लोग, तो इन सबको कहाँ तक देखते हैं? बोलते हैं कि हमारी बात नहीं करते, वो बोलते हैं हमारी बात नहीं करते हैं। ये तो भ्रम फैलाने वाली बात है जी। ब्राह्मण यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का मूल मतदाता है जी, और ब्राह्मण ने किसी को अगर पसंद किया तो राजमणि कोल को पसंद किया जी। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं रह गया, कहीं एसटी एससी के नाम पर कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है जी। अगर इस तरह के केसेस जाते हैं तो मैं सबको समझा बुझा करके उसको शांत करा देता हूँ, समझौता करा देता हूँ। बिल्कुल सर। और ब्राह्मण को तो भ्रम फैलाना अलग का विषय है, ठाकुर को भ्रम फैलाना अलग का विषय है। जो हमसे व्यक्तिगत नाराजगी रखते हैं वो इस बात को करते हैं। 2022 में भी ये फैला गया था जी कि ब्राह्मण इनसे ज़्यादा से ज़्यादा असंतुष्ट हैं, इनके पक्ष में ब्राह्मण नहीं है। लेकिन जब मैं ब्राह्मणों की जनसभा हुई, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, तो सबसे मैंने पूछा कि आप लोग, मैं हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग मुझसे कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं जी। अगर आप असंतुष्ट हैं तो जो कारण है वो इसके बाद आपको वह कारण नहीं आने पाएगा जी। सब लोगों ने कहा विधायक जी आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जी। और आप चुनाव लड़िए, एक गिने चुने लोग जो है आपके ऊपर जो आलाक्षण लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, निरर्थक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैसेज पार्टी तक गया ऊपर तक और फिर मुझे मिला। तो इस तरह से जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो गलत है। आज भी भ्रम फैलाएंगे। अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, फेसबुक पर लोग लिखना शुरू करेंगे कि ये ब्राह्मणों के विरोधी हैं, फलां तक के विरोधी हैं, तो इस तरह का करेंगे, तमाम जातियों का वो करेंगे। और 2017 के बाद 2019 का जब चुनाव आया तो हाँ, वहीं से पीडीए की उत्पत्ति हुई। अब जब पीडीए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीडीए बना है तो राजमणि के पक्ष में कहाँ पीडीए रहेगा? बिल्कुल सर, नहीं रहेगा। तो मुझसे कुशवाहा भी कट गया, मुझसे पटेल भी कट गया और हमसे ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जी। ये वोटिंग नहीं किए। अच्छा, यहाँ जो है एक जो है बिहार से आई हुई है, जो है क्या कहते हैं, एक विराज चौहान जी। यहाँ चौहान 20-22 हज़ार वोट है। अच्छा, चौहानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट खूब किया और कराया, जम के कराया। अच्छा, और यहाँ तो कहा कि भाई हमारे नेता तो दारा सिंह है, वो लखनऊ है जी। और वो अपने क्षेत्र से जीतते हैं चुनाव, लेकिन यहाँ दारा सिंह आप ही हो मेरे जी। आज भी जो है चौहान बिरादरी के लोग 50-50 की संख्या में मिलने के लिए आते हैं। काम तो उनका हो रहा है, वो कहते हैं कि काम तो सरकार ही कर रही है जी। ये जो नेताओं के ऊपर लाक्षण लगाए, फला नहीं कराए, भटकाना नहीं कराए, सरकार तो ऐसा कोई काम नहीं है जो सरकार अपने कार्य योजना में नहीं लिया हो। सब काम हो रहा है, सब काम कर रहे हैं। रही बात तवज्जो देने की बात, तो नेता कितना तवज्जो देता है, तो आपसे बढ़िया हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं दिया है। हम लोग जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे जी। ये पीडीए में एक बिरादरी कट के आई, पाल भी उसी में आ गए पीडीए में जी। थोड़ा बहुत कट करके आए। प्रजापति हमारे साथ जुड़े जी, जो कहार पानी पीने वाली जाति है, तो प्रजापति लोगों ने वो पीडीए के साथ नहीं गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल इसी तरह से जो छोटी छोटी जातियाँ, नाई हैं, प्रजापति हैं और जो जातियाँ हैं, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं जी। 80 बिरादरी में भी यहाँ कोल और चमार दो बिरादरी की मुहताज संख्या है। कोल सबसे ज़्यादा है, चमार अल्पमत में है, लेकिन चमार कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आया है जी। नेता भले बन गए हों, लेकिन मैं तो इस दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी उनको नज़र आती है हाथी और बहन जी नज़र आती है जी सर। वो हमारे साथ कभी नहीं। गिने चुने अपवाद में कोई हो वो अलग का विषय है। जैसे हमारे भी बहुत साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, मेरी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस बिरादरी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुतायत में मैं नहीं कह सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इस तरह से यहाँ की जाति समीकरण है जी। हम ज़्यादा संख्या में हैं
और करीब करीब कोल और ब्राह्मण जी। समकक्षी हैं जी एक संख्या बराबर है जी जी जितनी संख्या हमारी है उतनी ब्राह्मणों की है तो ब्राह्मण तो मेरे साथ है जी ठाकुर भी जो हैं वो अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं जी तो इस तरह से जाति समीकरण मेरे साथ है ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जीतने लायक यहाँ पर जीतने ही नहीं यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतेगी इस तरह का समीकरण हमने बना करके रखा है जी। और सरकार भी हमारी उस तरह से सबको संरक्षण दे रही है सबका जी सर। सहयोग कर रही है आप समीकरण की बात करें कि हमारा समीकरण ऐसा है कि हमेशा बीजेपी यहाँ जीतेगी। लेकिन एक चीज़ और कि आने वाले दिनों में जैसे रामकृपाल जी या जो राजबली जैसल हैं ये और कौन ऐसी बड़ी चुनौती आपको समझ में आती है? देखिए अब यहाँ चुनौती कोई नहीं रह गई जी रामकृपाल जी चले गए जेल जी वैसे भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जी और जब नेता चला जाता है जी उसकी संतानें कितनी अच्छी होगी जी वो नहीं कहा जा सकता है। जी अब हम कहें कि हम विधायक हैं तो मेरा बेटा भी विधायक हो जाएगा जी। ऐसा नहीं है जी क्योंकि उस समय उन्होंने मेहनत किया था मैं भी इस बात को मानता हूँ उन्होंने मेहनत किया एक बिरादरी को स्टैंड किया जी और वो उसके नेता बन गए बाद में 2 बार विधायक बन गए जी लेकिन तोड़ फोड़ करके क्योंकि तोड़ फोड़ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है जी वो ख़त्म हो गए जी। अब उनकी जगह पर कोई नहीं रह गया है। रही बात राजबली जैसल की तो राजबली जैसल ने शरणम गच्छाम करके वो भारतीय जनता पार्टी के शरण में आ गए हैं और ये कहा गया कि आप इस बेस पर नहीं आएंगे कि आपको टिकट मिलेगा क्योंकि मेरा वहाँ सेटिंग एमएलए बैठा हुआ है। अच्छा आप कार्यकर्ता के रूप में आइए आप काम करिए भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से परिचित हो जाइए जी क्योंकि बसपा की राजनीति और कम्युनिस्ट और सपा की राजनीति में कोई अंतर जी। नहीं है अंतर केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है। जी। हम लोग आज भी विधायक हैं जरूर लेकिन मैं जनता के सामने एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता हूँ जी और इसीलिए जनता मुझे पसंद करती है। जनता जमीन पर बैठती है तो मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए अब विकल्प में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प में कोई ऐसा विपक्षी नेता नहीं रह गया है जी। जो यहाँ चुनाव के लिए स्टैंड करे। जी जी अच्छा सर ये तमाम सारी बातें बिना पूछे भी आपने बताया और पूछ के भी बताया। अब मुद्दा एक ये है कि जब लोगों के पास जाता हूँ बहुत सारे काम गिनाते हैं सर कई पुल बनने कई सड़क जैसे सेमरी जिरोहा सेमरी मझगवां की जो हमने रोड की बात की थी और जो सड़कें बनी हुई हैं बहुत सारी सड़कें बनी अब उनकी कंडीशन है कि टूट गई उसको पेंटिंग नहीं हो रही है गड्ढे हैं तमाम बारिश आ रही है जैसे रतौरा मोड़ से महुआओं की जो रोड बन रही है अब वो रोड तो बन रही बहुत दिन के बाद सन 84 के बाद अब वो रोड आज बन रही है लेकिन अब बात ये है कि समय से काम नहीं हो रहा है ये बड़ी समस्या है। देखिए कुछ सारी योजनाओं के तहत जी सर सरकार जो काम करती है योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। जी आप इलाहाबाद से चले होंगे तो कोई न कोई योजना लेकर के आए कि हम चल रहे हैं माननीय विधायक जी का बाइट लेंगे जी एक योजना बनाई होगी ना 2 दिन 4 दिन पहले जी, से। बिल्कुल। उस तरह से सरकार की योजनाएं होती है जो सड़कों की मरम्मत होती है जी। वो 3 साल के बाद पीडब्ल्यूडी की मरम्मत ऑटोमेटिक हो जाती है कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सीएसआर के अंतर्गत जो सड़कें आती हैं उसको उसमें लिया जाता है नई सड़कें जो होती हैं उसका भी प्रस्ताव लिया जाता है। जी सिमरी जिरोहा की आप बात कर रहे हो सिमरी जिरोहा सेमरी मझगवां जी हाँ सिमरी मझगुआ वही जी वो जिरोहा भी लगता है मझगुआ भी जी लगता है। जी तो वो सड़क जो है जी वो हम वहाँ पर पता किए थे वो उसको सड़क ने आरईएस ने बनाया था। जी वो आरईएस की सड़क जो है वो रिपेयरिंग होने की बनी ही नहीं सर अभी तक कच्ची है। बनी थी एक बार उधर पूरब आप इधर से गए होंगे ना पूरब साइड से हाँ वो वाली बनी है। हाँ वो वाली तो बनी है वो बनी थी उसकी रिपेयरिंग होनी थी चूँकि हमने पता लगाया विभाग में तो पता चला आरईएस में है फिर मैंने पीडब्ल्यूडी को लिखा वो ट्रांसफ़र होकर के पीडब्ल्यूडी में आ गई जी वो ले ली गई है। इधर से जो पूरब साइड से कुराओं की तरफ से निकल करके पहुंचते हैं सिमरी में जी वो सड़क जो है वो भी नवीन सड़क में ले ली गई जी उसका भी प्रस्ताव चला गया है जेई आया था यही लेटर बनवा करके जी। वो सब प्रस्ताव एस्टीमेट बन करके शासन में चला गया है। जी कच्ची सड़क है। हाँ वो कच्ची जो है वो कच्ची है वो बन करके वो पवारी वाली सड़क में जा करके मिलेगी उधर से वो वहीं से फिर लेडियारी सीधे निकल जाती है। वो सड़क प्रस्तावित होकर के चली गई है उसका एस्टीमेट भी चला गया है शासन से पैसा जैसे ही स्वीकृति होगी वो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सारी सड़कें 15 जून के अंदर जितनी भी नई हैं वो 15 जून तक आ जाएंगी और जो रिपेयरिंग का काम है वो रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है वो रिपेयरिंग होना शुरू हो गए हैं सड़कें। अब ये यहाँ से सुभाष से रतौरा वाली सड़क ये चौड़ीकरण में ले ली गई है और उसका काम भी प्रारंभ हो गया है और उसमें काम चल रहा है
और वो जा करके फिर बड़ोखर रतौरा मिलेगी, रतौरा सीधे बड़ोखर उसको मिलाएंगे चौड़ीकरण होते हुए, बिल्कुल वो भी एक चौड़ी सड़क हो जाएगी। बिल्कुल। एक सड़क का नाम आपने नहीं लिया, उसको नहीं जानते होंगे जी देवघर से बड़ोखर, जी। वो भी हमारी सड़क गड़बड़ है, जो आपको बताना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, लिखा हुआ वो आपने। वो जो है उसको भी हमने प्रस्तावित कर दिया है, उसका भी एस्टीमेट बन गया है और उसका भी अब वो टेंडर होकर के उसमें काम होने वाला है। टेंडर खुल जाए उसमें काम शुरू हो जाएगा। जी वो हो जाएगी। एक सड़क हमारी धूस से लेकर के हनुमानगंज पैंतिया के लिए जाती है, जी वो भी रिपेयरिंग में हमारी है, वो भी गड्ढे में तब्दील है, जी। लेकिन उसको ठीक कर दिया है। अब उसका भी पैसा आ गया है। वो सारी सड़कें हमारे 15 जून तक उसमें सब में काम प्रारंभ हो जाएगा। जी बरसात के पहले जी इतना तेज़ी से काम होगा, मैंने दबाव बनाया है। जी जी जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसमें तेज़ी से काम करवा करके उसको बरसात के पहले मैं सड़कें ठीक करा दूंगा अपने से। जी सर, यही उम्मीद है सर, जो आप बात कह रहे हैं कि हम दबाव बना करके और 15 जून तक यानी बरसात से पहले ये बरसात काम के हो पहले। जाएगा। बहुत सारी सड़कें जैसे आपने देवघाट की बात किया और पैंतिया हनुमानगंज और ये रामगढ़ खीरी टुड़ियार, तो ये बहुत सारे जहाँ जहाँ मिलता हूँ लोग जो है। हाँ, रामगढ़ खीरी तो जी 2 बार रिपेयरिंग हो गई है, जी अब वो तीसरी बार का नंबर है, वो भी हो जाएगा उसमें। जी सर, तो अंतिम सवाल सर मेरा आपसे कि अब कुराऊं जो है प्रयागराज का यानी बहुत बड़ा कस्बा है ये। हाँ। और मुझे लगता है आने वाले थोड़े ही दिनों में जिला भी बन सकता है। जी जी, तो अब कुराऊं का जो विस्तार है सर, हम देख रहे हैं कि जो एसटीपी है यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो घरों के सामने पानी बह रहा है और कचरा जो है जैसे हमारे वहाँ प्रयागराज में बनाया गया, उस तरीके से जो कचरा है घर घर का, हालांकि सरकार काम कर रही है कि कचरा दान बना रही है, गीला कचरा सूखा कचरा, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। कार्यान्वयन जो है प्रत्येक गांव में जो हमारे ग्राम प्रधान है जी सबको बताया भी गया है, सब लोग काम भी करा रहे हैं। जी कचरा सूखा कचरा के लिए अलग और गीला कचरा के लिए अलग कचरा घर भी बनाया गया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया है प्रधानों को। जी काफ़ी जगहों पर हम जा कर के देखे हैं, कई गांव प्रधानों ने बनवा भी रखा है जी और बनवा करके उसमें काम भी हो रहा है। जी जो गंदगी का एक मकसद जो मैंने रिसर्च किया, जी मैंने जो महसूस किया, जी भाई साहब, जब आप अपना दरवाज़ा नहीं साफ करोगे बिल्कुल। तो सरकार कितना साफ करेगी। एक बार मुझे याद है, डॉक्टर जोशी मानव संसाधन मंत्री थे, हम लोग बसहरा गांव में थे और पैदल ही चल रहे थे सड़क के किनारे, एक नाली थी। डॉक्टर साहब ने, वो एक व्यक्ति आया, कहा साहब ये नाली देखिए कितनी गंदी है, गंदगी बह रही है यहाँ पर, कहीं फावड़ा ले आओ मैं साफ कर देता। ये लोगों की मानसिकता है यहाँ की। जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं जी कि हम स्वच्छ हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कब से चिल्ला रहे, जब से 2014 में आए हैं सफाई अभियान, हम लोग भी मंदिर मस्जिद साफ करते हैं बिल्कुल। और सड़कें साफ करते हैं। इसलिए करते हैं कि कम से कम जनता जागरूक हो, जी जनता ये समझे कि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। तमाम तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हमारी बीमारियां आ जाती हैं, गंभीर रूप से लोग बीमार पड़ जाते हैं, जी बच्चा पैदा होता है उसको कैंसर हो जा रहा है। जी ये क्या कारण है? यही कारण है कि हमारे घर के जो कचड़े हैं वो घर के पास रख दिए जाते हैं, जी उसको हटाया नहीं जा सकता है। जी ये तो सरकार हटाएगी नहीं। ये मैंने गांव में जा कर के अपने भाषण में भी यह कहता हूँ, लोगों को बताता हूँ जी कि आप सफाई कर्मी के भरोसे मत रखो यार। सफाई कर्मी कब आएगा कब नहीं आएगा, सफाई कर्मी पता चला गया दफ्तर साफ कर रहा है, आपके अपने दरवाजे को छोड़ दोगे कि सफाई कर्मी आए तो वो साफ करे वो। जी ये सबके अंदर यह भावना जब तक नहीं पैदा होगी तब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी सफाई अभियान ले आकर के साफ कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता जब तक नहीं आ पाएगी तब तक सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो हो रहा है, मैंने देखा है, और जो नहीं करते हैं वही शिकायत करते हैं, जो अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे की शिकायत करते हैं। कई घरों को मैंने देखा है। मैं झारखंड में था, झारखंड में मैं 15 दिन तक रहा। वहाँ का जो गरीब मजदूर है वो अपने, आप दरवाजे पर चले जाइए, सुबह पर डे सफाई होकर के, लिपाई पुताई होकर के, कच्चा मकान है फिर भी उसके दरवाजे पर रंगोली बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ अपने यहाँ। और एमपी में भी कुछ जगहों पर हमने देखा है कि ये रंगोलियाँ बना करके अपने घर को सजा करके रखती हैं। ये महिलाओं के अंदर भी चैतन्यता होनी चाहिए। पुरुष वर्ग गरीब जो है वो तो काम करने के लिए चला जाता है। बड़े लोगों के यहाँ भी अभी ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हो पाई है। उनको या तो फिर लज्जा लगती है या शर्म लगता है कि हम अपने दरवाजे को साफ न रखें। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। जब हम लोग बचपन में थे तो चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, उस समय मुखिया हुआ करते थे,
सबके घर के पुरुष जो है वो दिन निकलने के पहले भोर में उठते थे, झाड़ू उठाते थे, दरवाजे को अपने साफ कर देते थे। महिलाएं घर के अंदर की साफ सफाई करती थी। तब हमारा भारत वो स्वच्छ था, सुंदर था, श्रेष्ठ भारत था। आज उसी श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं कि कम से कम वह जागरूकता लोगों के अंदर आए और आज वह पूरा भारत हमारा फिर वापस आए और एक विश्व गुरु बनकर के उभरे। हर दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो कचरा घर भी बन रहा है, प्रधान भी चैतन्य हो रहे हैं, ब्लॉकों में भी। मैं तो पर्सनल घर पर जिसके यहाँ जाता हूँ उसकी साफ सफाई पहले मैं देखता हूँ क्या सफाई है क्या नहीं सफाई, प्रेरणा देता हूँ। धीरे धीरे सुधरेगा, अब सुधार काफ़ी हो रहा है और इस कचरे घर का लाभ मिलेगा सबको। जी, अब विधायक जी आपने मेरे बहुत सारे सवालों का यानी जनता की सवालों का जवाब दिया आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी का जो अब सवाल होगा वो फिर मैं नोट करके आऊँगा। जब भी कहेंगे आप लोग इसी तरीके से हम बात करेंगे और आपकी समस्या को यहाँ पहुँचाएंगे। समस्या का उम्मीद के साथ समाधान होगा और कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सवाल जवाब विधायक जी के साथ कैसा लगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। ओके।